हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का जो अध्ययन टॉपिक है अपना वह है कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, अर्थात कशेरुकियों में जनन मूत्र तंत्र की तुलनात्मक अध्ययन। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स, किडनी एंड डक्ट्स की, जिसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन अर्थात मूल संरचना और उत्पत्ति किस तरह से हुई। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में वृक्क, धड़ पर गुहा के पृष्ठ में तथा पृष्ठमाधमनी के दोनों ओर स्थित सघन यानी कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स का एक जोड़ा होता है। ये सब एक बेसिक प्रतिरूप के अनुसार बने होते हैं। वृक्क बड़ी संख्या में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स नामक यूनिट से बने होते हैं। इनकी संख्या, जटिलता एवं विन्यास वर्टिब्रेट्स के विभिन्न समूह में भिन्न भिन्न होते हैं। एम्ब्रियो में वृक्क नलिकाएं मध्य जनन स्तर या मीजोडर्म के मीजोमेयर्स या नेफ्रोस्टोन्स नामक विशेष भाग से एक रेखीय श्रेणी में उत्पत्ति होती है। प्रिमिटिव या नेफ्रोस्टोम्स हार्ट से क्लोएका तक संपूर्ण ट्रंक में खंडीय मध्य जनन स्तर और पाश्चर पट मध्य जनन स्तर यानी एपीमेयर्स एंड हाइपोमेयर्स के बीच फैले पीथे के समान से माध्यमिक मध्य जनन स्तर होता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, पेरिटोनियल फनल या परियोदरिया कीप, नलिका एंड मेलपिगी बॉडी या काई। अब बात करते हैं पेरिटोनियल फनल, जो मूत्रजन नलिका के स्वतंत्र सिरे के निकट पेरिटोनियल फनल नामक जो कीप के समान एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। प्रगुह्य द्रव से अपशिष्टों के अपवहन के लिए
यह सिलेमोस्टोम या नेप्रोस्टोम नामक एक चौड़े छिद्र द्वारा अंतरंग प्रगुहा या स्पेग्नोसील में खुलता है। वृक्क मुख प्राय एम्ब्रियो एंड लार्वा तक सीमित रहते हैं और एक परिकलित प्रिमिटिव वृक्क के अवशेष माने जाते हैं। मेलपिगी बॉडी या मेलपिगी काई एक बंद प्याले के समान खोखली डबल लेयर्ड वाले बोमन कैप्सूल की भांति आरंभ होती है। इनमें कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक ब्लड कैपिलरीज का एक जाल यानी गुच्छा बंद रहता है। इसको वृक्क धमनी की एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज यानी अभिवाही केशिका गुच्छ धमनियां नामक ब्रांच द्वारा ब्लड सप्लाई करती है। एक एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरीज अर्थात अपवाही केशिका गुच्छ धमनियां केशिका गुच्छ से बाहर निकलकर नलिका को घेरते हुए कैपिलरी नेट से मिल जाती है। बोमन कैप्सूल और उनमें बंद केशिका गुच्छ मिलकर एक वृक्क पिंडाणु अर्थात रीनर कैप्सूल या मेल पिगी बॉडी बनाते हैं। संपुटित केशिका गुच्छ आंतरिक केशिका गुच्छ या इंटरनल ग्लोमेरुलर कहलाते हैं, जो सामान्य होते हैं। ये केशिका गुच्छ बोमन कैप्सूल सहित और प्रगुहा से मुक्त निलंबित होते हैं। ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई या बाह्य केशिका गुच्छ कहलाते हैं। एम्ब्रियो एंड लार्वा में पाए जाते हैं। केशिका गुच्छों से रहित कैप्सूल केशिका गुच्छ हीन या एग्लोमेरुलर कहलाते हैं। जैसे एम्ब्रियो लार्वाज एंड कुछ फिशेज में इस तरह की संरचना पाई जाती है। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल या नलिका की। मेलपिगी बॉडी ब्लड में से जल, साल्ट एवं अन्य पदार्थ फिल्टर करते हैं। नलिका से गुजरते समय कई पदार्थ इनमें से फिल्टर्ड में स्रावित किए जाते हैं, जबकि कुछ में रीएब्जॉर्ब या पुनः शोषित किए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक किडनी की सभी नलिकाएं कॉन्वोलेटेड अर्थात संवलित वाहिकाएं अर्थात डिक्लेक्स होते हैं। अंतिम ये फिल्टर
को एक अनुदैर्ध्य वाहिनी या लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स में से ले जाती हैं जो पीछे एम्ब्रोनिक क्लोएका में खुलती है। अब बात करते हैं आर्कियोनेफ्रॉन्स की। आर्कियोनेफ्रॉन्स नामक या नाम प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की हाइपोथेसिस आर्कियोनेफ्रॉन को दिया जाता है। ये एक पूर्ण वृक्क या होलोनेफ्रोज माना जा सकता है क्योंकि यह प्रगुहा की संपूर्ण लंबाई तक फैला रहता है। नलिकाएं इसकी खंडीय रूप से प्रतिदेय खंड में एक वर्काणु विन्यासित होते हैं। प्रत्येक नलिका प्रगुहा में से एक परियोदरिया कीप यानी वर्क मुख या नेफ्रोस द्वारा खुलती थी। प्रगुहा में प्रत्येक नेफ्रॉन्स के या नेफ्रोस्टोम के निकट एक एक कैप्सूल विहीन बाह्य केशिका गुच्छ प्रतिस्थापित था। इन नलिकाओं को पीछे क्लोएका में खुलने वाली ओल्फियन या आर्कियोनेफ्रॉन डक्ट्स नामक एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स अपवाहित करती थी। ऐसी कल्पना की जाती है कि प्रिमिटिव किडनी या नेफ्रॉन कुछ साइक्लोस्टोम्स के लार्वाज में पाया जाता है, परंतु किसी भी एडल्ट वैक्स में नहीं। इसे इवोल्यूशन प्रोसेसिंग के बाद में वर्टिब्रेट्स के समस्त किडनीज को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। आधुनिक वर्टिब्रेट्स तीन विभिन्न प्रकार के वैक्स दर्शाते हैं, जैसे प्रोनेफ्रोज, मेजोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज। इस तरह की कल्पना की जाती है कि प्रिमिटिव नेफ्रोज के विकास क्रम या परिवर्तन की तीन क्रमिक अवस्थाओं को निरूपित करते हैं और तीनों एक साथ कभी सक्रिय नहीं होते। अब बात करते हैं प्रोनेफ्रोज की। सभी वर्टिब्रेट्स के भ्रूण में प्रथम वर्क नलिकाएं प्रगुहा के अग्र छोर के दोनों तरफ पृष्ठ ओर प्रकट होती हैं। ये प्रोनेफ्रोज कहलाती हैं क्योंकि ये सर्वप्रथम प्रकट होती है। प्रोनेफ्रोज को हेड किडनी भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के आगे सिर के एकदम पीछे स्थित होते हैं।
एक प्रोनेफ्रोज में लगभग 3 से 15 नलिकाएं खंडित रूप से प्रत्येक अग्र मीजोनेफ्रोज सोमाइट्स के विपरीत एक विन्यासित रहती हैं। फ्रॉक्स के भ्रूण में केवल 3, मनुष्य के भ्रूण में 7 एवं मुर्गी के भ्रूण में लगभग 1 दर्जन प्रोनेफ्री या प्रोनेफ्रोज होती है। प्रत्येक नलिका प्रगवाह में एक कीप अर्थात नेप्रोस्टोम द्वारा बाहर खुलती है। प्रत्येक नलिका के निकट प्रगुहा में उभरा एक असंबंधित बिना कैप्सूल या पुट्टिका के बाह्य अनावर्त केशिका गुच्छ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब केशिका गुच्छ संगलित होकर एक कॉम्पैक्ट केशिका गुच्छ बनाते हैं जिसे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ श्रृंखला कहते हैं। ग्लोमस और नलिकाएं पेरिकार्डियल गुहा में डिराइव्ड होकर एक बड़ी प्रोनेफ्रिक चैम्बर से घिरी रहती हैं। प्रत्येक नलिका का एक एक्सटर्नल पोर्स होता है, परंतु सेकेंडरी रूप से प्रोनेफ्रोज की समस्त नलिकाएं एक सामान्य प्रोनेफ्रिक डक्ट्स में खुलती हैं जो पीछे भ्रूण के क्लोएका में खुलती है। प्रोनेफ्रोज केवल एम्ब्रियोनिक एंड लार्वल अवस्था में ही सक्रिय होती हैं। यह अधिकतर अल्पकालीन और शीघ्र ही अगली अवस्था में प्रतिस्थापित हो जाती हैं, लेकिन प्रोनेफ्रोज एडल्ट साइक्लोस्टोम्स एवं कुछ बोनी स्पीशीज में लाइफ टाइम बने रहते हैं, परंतु यह नॉन यूरिनरी और कार्य के अनुसार अधिकतर लिम्फोइड होती है, अर्थात लसिका बनी रहती है। अब बात करते हैं मीजोनेफ्रोज की। वर्टिब्रेट्स के भ्रूण में एक मीजोनेफ्रोज प्रत्येक प्रोनेफ्रोज के पीछे उसके डीजनरेट होने के शीघ्र बाद सेकेंडरी मीजोलेयर के मध्य भाग से विकसित होती है। पहले नई मीजोनेफ्रोज वर्तमान प्रोनेफ्रोज वाहिनी से संयुक्त हो जाती हैं और खंडीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। उसके उपरांत नलिकाएं बडिंग मैकेनिज्म द्वारा संख्या में ग्रोथ करती हैं तथा प्रत्येक देह खंड में नलिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण उनका खंडीय विन्यास अव्यवस्थित हो जाता है।
प्रोनेफ्रोज एंड मीजोनेफ्रोज की नलिकाएं समान रूप से विकसित और समजात होती है, लेकिन प्रोनेफ्रोज की अपेक्षा मीजोनेफ्रोन क्रियात्मक रूप से अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि इसकी नलिकाएं संख्या में अधिक व लंबाई वाली होती हैं, जो मेलपीगी पिंडक बनाती है। ये कैप्सूल में बंद आंतरिक केशिका गुच्छ को परिवर्धित करती हैं। इस प्रकार प्रोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रोज की भांति प्रगुह्य द्रव्य से अप्रत्यक्ष रूप से अपशिष्ट हटाने के बजाय उन्हें डायरेक्ट केशिका गुच्छीय रुधिर से हटाती है। मीजोनेफ्रोज को वोल्फियन बॉडी भी कहा जाता है। प्रोनेफ्रोज के विलुप्त होने के साथ प्रिमिटिव प्रोनेफ्रोज वाहिनी अर्थात वोल्फियन मीजोनेफ्रिक डक्ट हो जाती है। एमनियोट्स अर्थात रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में मीजोनेफ्रोज केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही एक्टिव होते हैं। एडल्ट में उसे मेटानेफ्रोज में प्रतिस्थापित कर देता है। फिशेज एंड एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रोज एम्ब्रियो के साथ साथ एडल्ट यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में सक्रिय होता है। शार्क्स एंड सेमिलियंस में नलिकाएं प्रगुहा की पूर्ण लंबाई में पीछे को फैली रहती हैं। ऐसा वृक्क कभी कभी पोस्टीरियर किडनी या उत्तर वृक्क कहलाता है। एडल्ट एनोरियंस, यूरोडेल्स एवं एम्ब्रियोनिक एमनियोन में मीजोनेफ्रोज पीछे की ओर नहीं फैलता। मीजोनेफ्रोज मेटामेरिक नहीं होता, परंतु मिक्सिनोइडिया में ये खंडीय होता है। कभी कभी इसे होलोनेफ्रोज कहा जाता है। एम्नियोनिक एमनियोट्स के मध्य वृक्कों में वृक्क मुख का सामान्य रूप से अभाव होता है। अब बात करते हैं मेटानेफ्रोज की। एमनियोट्स या हायर वर्टिब्रेट्स जैसे रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स का यह सक्रिय वृक्क मेटानेफ्रोज होता है। यह नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म यानी कि वृक्कजन मध्य स्तर के पिछले सिरे से बनता है, जो कुछ आगे लेटरल की ओर
विस्थापित हो जाता है। जब मेटानेफ्रोज विकसित होता है तो सभी मीजोनेफ्रोज नलिकाएं लुप्त हो जाती हैं। केवल उनको छोड़कर जो मेल एनिमल्स की टेस्टिस से संबंधित है और वासा एफ्रेंसिया बनाते हैं। एमनियोट्स का एडल्ट मेटानेफ्रोज के मीजोनेफ्रोज से मुख्यतः निम्न प्रकार से भिन्न होता है। नंबर 1, इनकी उत्पत्ति नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म के पिछले भाग से होती है। नेफ्रोज या ट्यूबुल्स के अधिकाधिक मल्टीप्लिकेशन और पश्चे सांद्रण में, विशेषकर बर्ड्स एंड मैमल्स में संख्या में बहुत अधिक व अत्यधिक फोल्डेड होते हैं, जिससे किडनी के आकार में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का वृक्क लगभग 10 लाख वर्काणु से बना होता है। उपापचय की हाई रेट एक्सक्रीशन के लिए बड़ी मात्रा में अपशिष्ट को उत्पादित करती है। एक नई मीजोनेफ्रिक डक्ट यानी यूरेटर नामक मूत्र वाहिनी विकसित करने में यह वोल्फी या मीजोनेफ्रिक डक्ट्स के बेसिक पार्ट से बडिंग मैकेनिज्म होती है। यह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की ओर वृद्धि करती है और अंत में इसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट्स खुल जाती है। इनका डिस्टल भाग फूला हुआ सिरा, जिसे पेल्विस बनाता है, यह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाने के लिए अनेक बार विभाजित हो जाते हैं। पेल्विस का समीपस्थ भाग मेटानेफ्रिक डक्ट यानी यूरेटर बन जाता है, जो क्लोएका या मैमल्स में यूरोथ्रा में खुलता है। अनेक अतिरिक्त लक्षणों सहित मैमल्स का मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रोज सर्वाधिक हाई कॉम्पैक्ट को दर्शाता है। मेटानेफ्रोज डक्ट्स के समीपस्थ एवं दूरस्थ संवलनों के बीच एक पतला यू शेप्ड, जिसे
लूप ऑफ हेलने कहते हैं को बनाता है। इस प्रकार के लूप्स रेप्टाइल्स में अनुपस्थित, बर्ड्स में आंतरांगी होते हैं। रीनल कैप्सूल्स के एकत्रीकरण सहित एक बाह्य वलकुट यानी कोर्टेक्स और संग्राहक यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तथा हेलने लूप्स के सहित एक आंतरिक मध्यांश या मेडुला बनाता है। मेडुला पेल्विस में एक या अनेक सूंडाकार यानी कि पिरामिड्स में निकला रहता है। मैमल्स किडनी को एफरेंट सिरा रुधिर की आपूर्ति नहीं होती क्योंकि उनमें वृक्क निवाहिका तंत्र यानी रीनल पोर्टल सिस्टम का अभाव होता है।